Assalamu alaikum to all the wonderful students who have joined us in this video. So we are going to continue the final term preparation for CS 205, that is information security. और बेसिकली इस वीडियो में जो है वो हम 40 MCQs कवर करेंगे जो सर कासिम की फाइल से हैं, जिसमें से राउंड अबाउट आपका 80% पेपर जो है वो आ जाता है. ठीक है, लाइक 80% ऑब्जेक्टिव आपकी इसमें से आ जाएगी. So make sure to stay tuned till the end of the video, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. To start with, सबसे पहले आपके पास MCQ है first, that is technique or solution that can be used to analyze and block inbound email attachments with malicious behavior. तो यहाँ पे आप देखें राइट ऑप्शंस आपको लाइक डिफरेंट जो आपको ऑप्शंस दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं. इंटरप्राइज एंटीवायरस, देन यू हैव सैंड बॉक्सिंग, फिर है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन, एंड देन ये फायर वॉल से रिलेटेड एक सोल्यूशन है. ठीक है. अच्छा, अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसी टेक्निक या ऐसा सोल्यूशन जो लाइक इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के इवेंट्स को डील करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मेलिशियस जो यूज़र्स होते हैं, जो इंट्रूडर्स होते हैं, वो ईमेल के ज़रिए से आपके सिस्टम पे अटैक करते हैं. और फिर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं एज एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम कोई टेक्निक या सोल्यूशन फाइंड करें उसको डील करने का. ठीक है, तो इस पूरे मेथड को कहते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम सैंड बॉक्सिंग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट जो है वो इवेंट लॉग्स के लिए होता है. इसी तरह एंटरप्राइज एंटीवायरस जो है वो सिक्योरिटी होल्स वगैरह को डील करने के लिए यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, लाइक जब भी वो आपको कहेगा कि इनबाउंड ईमेल अटैचमेंट्स का मेलिशियस बिहेवियर अगर आपने चेक करना है और डील करना है तो उसके लिए आप सैंड बॉक्सिंग यूज़ करेंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ओवॉस सिक्योरिटी एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल अंडरटेक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ड्यूरिंग. अभी हमने इसके सब्जेक्टिव पार्ट में भी डिस्कस किया है कि आपके पास दो मेन फेजेस होते हैं जिनके अंदर जो है वो हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी टेस्टिंग और वैलिडेशन कर रहे होते हैं. और ये दो मेन फेजेस आपके पास कौन कौन से हैं? वेरिफिकेशन एंड देन यू हैव डिप्लॉयमेंट. ठीक है, वेरिफिकेशन में थोड़ा वैलिडेशन टाइप सिनेरियो आ जाता है और डिप्लॉयमेंट में हम टूल को जो है वो मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे होते हैं, मेन लाइक फ्लो में लेके आ रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने के लिए. सो द राइट ऑप्शंस यू हैव आर वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट. फिर थर्ड MCQ आ जाता है क्रिएटिंग अवेयरनेस रिलेटिंग टू पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉल अंडर. अच्छा, अब ये हमने जो है वो ISO वगैरह के डिफरेंट जो है वो क्लॉजेस देखे थे. ठीक है, तो सपोर्ट क्लॉज में जो है आपके पास ये आ जाता है कि आपने पॉलिसी से रिलेटेड अवेयरनेस वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है. फिर फोर्थ MCQ आ जाता है कि असाइनिंग रिसोर्सेज असाइनमेंट रूल्स एंड असाइनमेंट रूल्स एंड कम्युनिकेटिंग रोल्स फॉल अंडर विच क्लॉज. अब अगेन ये ISO के रूल्स हैं, क्लॉजेज हैं जो हमने 4 to 10 मैंडेटरी क्लॉजेज पढ़े हैं. तो इसमें लीडरशिप में जो है वो आ जाता है कि आपने रिसोर्सेज असाइन करने हैं लोगों को, जो है लाइक जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको रोल्स असाइन करने हैं. ठीक है, और उसके अलावा आपस में वो क्या उनका कम्युनिकेशन का लिंक बन रहा है वो सब कुछ जो है वो आपने मैनेज करना है. और ये किस में आ जाएगा? लीडरशिप क्लॉज में. ठीक है. फिर आ जाता है MCQ नंबर 5. तो इसलिए ये पता चला कि ये जो 4 to 10 आपके क्लॉजेज हैं उनको आपने अच्छे से देख लेना है मिड लाइक MCQs के लिए भी. ठीक है. अच्छा, फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कोबिट इज़ टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, अब कोबिट क्या है? कोबिट 5 या कोबिट आपको पढ़ने को मिलेगा. ये असल में एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है इंटरप्राइजेज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को. किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? कि वो एक ट्रेड ऑफ क्रिएट कर सकें, वो एक बैलेंस क्रिएट कर सकें किस चीज़ के दरम्यान में, कि किसी टूल को आपके सिस्टम में इंटीग्रेट करने का, इनकॉर्पोरेट करने का जो फ़ायदा है वर्सेस जो नुकसान है, उन दोनों के दरम्यान में जब हम एक ऑप्टिमल वैल्यू कोई एक बैलेंस क्रिएट करते हैं तो ये मेन आपके पास ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है किसका? कोबिट का, या जिसे हम कोबिट 5 कहते हैं. कोबिट 5 क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाइक उसके मेन 5 जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं इसलिए. और ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार इस टॉपिक को आपने देख लेना है सब्जेक्टिव के लिए भी. अच्छा, अब देन यू हैव इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ऑनरशिप ऑफ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल लाइज विद. अब जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है जो कंप्लीट 4 लेयर्स पे कंसिस्ट हुआ उसमें वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स जो हैं उनकी ऑनरशिप किसके पास होती है, उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम के बाद पास, या जिसे हम कंसल्टेंट कहते हैं उसके पास जो है होती है. ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज C विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंसल्टेंट. फिर आ जाता है वेयर सोर्स कोड शुड बी केप्ट एज बेस्ट प्रैक्टिस. अब सोर्स कोड वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर में कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है तो उसका जो एम्बेडेड, जो उसका डीप डाउन उसका जो कोड है वो कहाँ पे रखा जाना चाहिए? वो रखना चाहिए वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम में. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर हमने अपना सोर्स कोड वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम में रखा होगा तो जब भी कोई अपडेट या इस तरह का चेंज आएगा तो उसको टाइमली जो है हम क्या कर सकेंगे? अपडेट कर सकेंगे अपने नेटवर्क पे मौजूद सारे सिस्टम्स में. ठीक है. अच्छा जी, अब आ जाता है 8th MCQ एज़ पर ISO 27001 ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुड बी. अच्छा,
अब वो कह रहे हैं कि ये जो ISO का स्टैंडर्ड है 27001, जिसे हम गोल्डन स्टैंडर्ड भी कह रहे होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर कर रहा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पोस्चर को लेके। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वर्बली उसको हमने कम्युनिकेट करना है, या फिर एडहोक बेसिस पे आपने उसे डिसाइड करना है, या फिर ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एंड अवेलेबल टू हु नीड देम। सो द राइट ऑप्शन ओवर हेयर इज़ द लास्ट वन, विच इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड अवेलेबल टू हु नीड देम। अच्छा, अब यहाँ पे पहली ऑप्शन है कि कॉन्फिडेंशियल। ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कॉन्फिडेंशियल तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पूरी कंपनी है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें क्या होगा कि कुछ लोग जो हाई प्रिविलेजेस वाले हैं उनको वो एक्सेस चाहिए होगी, ठीक है, तो उसको हम बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तो नहीं रख सकते। फिर वर्बली हम उसको बोल के कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह एडहोक बेसिस होता है कि पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अगर आप स्ट्रक्ट रहें तो वो भी नहीं हमने करना। तो हमने क्या करना है, हमने डॉक्यूमेंट करना है और अवेलेबल करना है, लाइक उन लोगों को प्रोवाइड करना है जिनको वो सारा कुछ चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है MCQ नंबर 9। इट सीम्स टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इज़ मोर चैलेंजिंग इन अ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को कंडक्ट करना जो है वो किस तरह की, किस साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है या चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे लार्ज साइज, मीडियम साइज, स्मॉल साइज या इन्वायरमेंट वेयर मल्टीपल साइट्स आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे A और C दोनों ऑप्शन ठीक हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होगी कोई तो अल्टीमेटली वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, IT स्टाफ भी ज़्यादा होगा, ठीक है, हर तरह की कंप्यूटिंग सिस्टम्स भी ज़्यादा होंगे। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता है, ठीक है। इस हिसाब से A ऑप्शन बनती है। और स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में ये होगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जिस के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टाफ भी कम होगा और लोगों के पास ऐसे जितनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होंगी, स्किल्स भी नहीं होंगे, और ना आपके पास लाइक फ्री हैंड जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो इसलिए स्मॉल साइज में भी जो है वो मुश्किल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। सो अगर आपको मॉड्यूल्स में इससे रिलेटेड कोई एग्जैक्ट लाइन मिलती है तो फिर आप लाइक उसको फॉलो कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसमें ये दोनों ठीक बन सकते हैं। अच्छा, फिर 10th आ जाता है स्टेज 2 ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। अच्छा, अब यहाँ पे जो 4 लेयर्स ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है जिसे हम बहुत ज़्यादा लाइक फॉलो करते आ रहे हैं अराउंड द सिलेबस, उसमें स्टेज 2 आपके पास कौन सा है? तो देखें, स्टेज 2 है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब स्टेज 1 कौन सा था इसमें से? सिक्योरिटी हार्डनिंग, देन यू हैव वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब ये स्टेज 2 है, आपसे रैंडम वो कुछ भी पूछ सकता है, आपने बस इनका सीक्वेंस जो है वो याद कर लेना है। थर्ड आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, एंड देन यू हैव सिक्योरिटी गवर्नेंस एट द 4th और फाइनल स्टेज, ठीक है। फिर 11th MCQ आ जाता है डैश शुड बी यूज टू इंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स हैव नॉट बीन ऑल्टर्ड। जब हम किसी भी सिस्टम में लाइक उसकी फ़ाइल्स की जो क्रिटिकल, जो सेंसिटिव और क्रूशियल आपके पास फ़ाइल्स हैं डेटा की, अगर उनको हम लाइक उनको सिक्योर करने की, उनको सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करने की बात करते हैं ना, तो उसके लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टूल यूज़ करना है वो होता है फ़ाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल। क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें हमने ऐसा टूल यूज़ करना है जो मॉनिटर करे। किस चीज़ को मॉनिटर करे? फ़ाइल इंटेग्रिटी को। फ़ाइल इंटेग्रिटी का ये है कि लाइक सेंडर ने जो फ़ाइल सेंड किया वो एज इट इज़ रिसीवर तक पहुंच जाए, उसमें दरम्यान में कोई मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन ना की जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कहाँ पे बात कर रहे थे? अच्छा जी, ये था फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो बाकी हैं CIS, कैट प्रो, सिक्योरिटी बेंचमार्क्स और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को ऐसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन यू हैव कॉलेज वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। और फिर उसके बाद ये आपके पास हैं SIEM टूल्स, लाइक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। तो ये तीनों राइट ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन है यहाँ पे फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल। अच्छा, 12th आ जाता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हेड ऑलवेज। अच्छा, अब जो कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हेड होता है वो क्या करेगा? और यहाँ पे अगर आपको याद हो सब्जेक्टिव के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने की लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी थी किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड की, तो उसमें एक था कि ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी का यही मतलब होता है कि गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, कि जहाँ पे भी अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को, किसी स्टाफ मेंबर को अगर क्रेडिट देना है उसके हार्डवर्क या टैलेंट की बेस पे, तो डोंट हेजिटेट एंड गो फॉर इट, लाइक उसको आपने दे देना है क्रेडिट, ठीक है। अब देखें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो हेड होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड जो होता है वो हमेशा क्रेडिट देता है जहाँ पे दिया जाना चाहिए, राइट। अब बाकी ऑप्शंस क्या बचती हैं कि टेक्स क्रेडिट फॉर एवरीथिंग। तो जाहिर सी बात है कि वो ऑथेंटिक हेड हो ही नहीं सकता कि अगर वो हर चीज़ का क्रेडिट जो है अपने पास ले ले, लाइक खुद ले ले, ठीक है। इसी तरह वो खुद ऑथेंटिक नहीं हो सकता अगर वो मिस्टेक्स को एडमिट ना करे। इसी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो भी ऑथेंटिक जो है वो नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन इज़ गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। अच्छा, 13th आ जाता है नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन कैन बी फेस्ड इन। अब ये आपके पास MCQs की लाइन है कि जब हम स्कैनर को रन कर रहे होते हैं तो आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं।
सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने जैसे भी असाइनमेंट 2 सॉल्व की थी तो उसमें प्लगइन्स जो डाउनलोड होने थे, तो प्लगइन्स डाउनलोड होने के लिए किसी स्टूडेंट के कितने मिनट्स लग रहे थे, किसी के कितने, लाइक राउंड अबाउट एन आवर और 2, लाइक इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो जब हम स्कैनर रन कर रहे होते हैं, वो भी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट स्कैनर था ना, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, तो वो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे नेटवर्क की जो स्पीड होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, जो बैंडविड्थ एंड ऑल दैट स्टफ, उसकी वजह से हम स्कैनर रन करते हुए जो है वो इश्यूज़ फेस कर सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ रनिंग द स्कैनर। फिर आपके पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 14, विच इज़ डैश कैटेगरी वल्नरेबिलिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट सेवेरिटी इन कॉलेज स्कैन। सो अब यहाँ पे लेवल 2, 3, 4, 5 इसमें एज सच कंफर्म नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल्स में जो है वो मिड टर्म्स में हमने लेवल 1 और 2 की तो बात की थी, लेकिन कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की। तो आपने जो है वो इसको अकॉर्डिंग टू मी इसका लेवल 2 ही बन रहा है। लेवल 1 अगर होता तो हम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इसको आप अपने एंड पे एक बार कंफर्म कर लें, ठीक है। फिर आ जाता है ISO 31000 गाइडलाइंस आर सेंटर्ड ऑन। ये जब हमने सब्जेक्टिव की थी तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट भी MCQ भी आ जाता होता है कि जो ISO का 31000 स्टैंडर्ड है वो लीडरशिप और कमिटमेंट जो है उसका मेन फोकस रहता है, ठीक है। फिर 16th आ जाता है डैश प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन सक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल या प्रोग्राम। तो एक जो पूरा प्रोग्राम होता है लाइक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें मेन रोल जो है इंस्ट्रूमेंटल या की रोल कौन प्ले करता है? IT टीम। और इसको लीड कौन कर रहा होता है? IT टीम विच इज़ लेड बाय चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 17th MCQ आ जाता है, विच शुड बी डिप्लॉयड टू लिमिट एंड कंट्रोल दैट विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। तो आपके नेटवर्क से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको लिमिट करना या कंट्रोल करना, लाइक उनका पूरा कंट्रोल जो है वो किस तरह हम डिप्लॉय कर सकते हैं, लाइक क्या हमने टूल या क्या डिवाइस जो है वो आपने यूज़ करनी है जिसकी वजह से हम ये कंट्रोल कर सकें कि आपके नेटवर्क पे कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसके लिए 802.1x ये वेरिएंट है और इसको आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑल द नेटवर्क ट्रैफिक टू और फ्रॉम द इंटरनेट मस्ट पास थ्रू कनेक्शंस के। जो सारी नेटवर्क है, जो भी आपके नेटवर्क में जो ट्रैफिक है, लाइक जो थर्ड पर्सन या क्लाइंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको जो है वो किस तरह, लाइक किस लेयर पे जो है वो हम क्या लें कि फ़िल्टर करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की जो फ़िल्टरिंग प्रॉक्सी होती है, वहाँ पे हम बेसिकली फ़िल्टर कर रहे होते हैं कि हमने अपने नेटवर्क में किसी इंट्रूडर को जो है वो अंदर आने देना है या नहीं आने देना, या जो फाइल्स और सिस्टम्स आपके सिस्टम से बाहर जा रहे हैं वो किस हद तक जो है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर MCQ नंबर 19 आ जाता है, इन विच फेज़ ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट मेथड बेस्ड ऑन रिपोर्ट फॉर्मेट आर डिसाइडेड। तो ये जो है आपके पास बिल्ड, प्लान, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है, एनालिसिस वगैरह के लिए और प्लान को क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। फिर 20th MCQ आ जाता है, ऑटोमेटेड टूल्स शुड बी यूज टू वेरीफाई एंड कंपेयर द नेटवर्क डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन विद अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था सब्जेक्टिव में भी और ओवरऑल लेक्चर्स में भी कि हम कोई ऑटोमेटेड टूल, कोई लाइक कंप्यूटर कंट्रोल्ड, कोई मशीन कंट्रोल टूल यूज़ करते हैं जो बेसिकली ये बताता है कि जो आपका नेटवर्क है उसमें जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं वो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिक्योर है या नहीं। तो ये चीज़ अप्रूव करने के लिए, वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए आपने जो है वो ऑटोमेटेड टूल यूज़ करना होता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज़ अप्रूव्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। फिर 21st MCQ है, अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स। अब ये सब्जेक्टिव भी आ जाती है कि वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल कौन करता है। तो मतलब इस तरह के 3-4 पॉइंट्स हैं, वेरिफिकेशन और ये वगैरह, ये हमने सब्जेक्टिव में कवर किए हैं जो सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो है। सो आपने ये MCQ के लिए भी देख लेना है और सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, या जिसे हम कंसल्टेंट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। 22nd आपके पास MCQ है, द कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर विच इज़ CSRC वेबसाइट गाइड्स यूज़र्स टू। सो अगर आपने रीडिंग अच्छे से कर लिया मॉड्यूल्स की तो यू विल बी बेटर एबल टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट एज वेल। सो कहने का मकसद है कि ये आपके पास एग्जैक्ट लाइन है MCQ मॉड्यूल्स में कि द CSRC वेबसाइट जो है वो गाइड करती है यूज़र्स को निस्ट रिसोर्स के लिए। अब यहाँ पे NITS लिखा हुआ है, इट्स अ टाइपो मिस्टेक, यहाँ पे ये निस्ट है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो निस्ट रिसोर्सेज के बारे में गाइडेंस आपको प्रोवाइड करती है। कौन? CSRC। और यहाँ से एक और MCQ बन गया, आपने एब्रीविएशन ये याद रख लेना है, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिसोर्स सेंटर, ठीक है।
फिर 23rd MCQ है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड शुड बी इन्फोर्स टू सर्वाइव। तो डिक्शनरी अटैक्स जो होते हैं, लाइक जो ज़्यादा आपके पास मेटा डेटा जो है वो स्टोर कर होते हैं, तो उनके अटैक्स और उनके हैक्स और ब्रीचेस से बचने के लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन आपके पास ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो हैं वो यूज़ करने हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स लाइक या तो हुए ही कॉम्प्लेक्स, या अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो फिर आपने लेंथी पासवर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है, और 14 कैरेक्टर्स तक वो होने चाहिए। अच्छा, फिर आ जाता है डैश एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन फेज़ 1। तो जो फेज़ 1 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल या प्रोजेक्ट का या प्रोग्राम का, उसमें हम सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की आईटी एसेट्स। ठीक है, तो आईटी एसेट्स को पहले आपने आइडेंटिफाई भी करना होता है और फिर उस पर जो है वो हार्डनिंग परफॉर्म करनी होती है, और ये पायलट फेज़ की बात हो रही है। देन आपके पास आ जाता है कैंडिडेटनेस क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड मीन्स दैट द। अच्छा, अब यहाँ पे हमने की लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी थी किसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड की। ठीक है, और सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया था, तो इसमें आपके पास एक एट्रीब्यूट था कि कैंडिडेटनेस। तो कैंडिडेटनेस में हमने कहा था कि लाइक कॉल स्पेड आ स्पेड, इस तरह का हमने एक ईडियम देखा था। तो इसका ये मतलब होता है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है और ऑनेस्टी के साथ जो है वो बोलना है। ठीक है, तो कैंडिडनेस ट्रस्ट वर्दीनेस को ही कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड है आपका, उसको कैंडिड होना चाहिए, उसको ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, और उसे स्ट्रेट और क्लियर और डाउटलेस टॉक्स जो हैं वो करनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक्स। ठीक है, उसके अलावा इनकरेज सोलो फ्लाइट ऑफ टीम मेंबर, एडजस्ट प्लेयर्स इन राइट पोजीशन, प्रमोट परफॉर्मेंस। ये भी बाकी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये बाकी कैटेगरीज में फॉल कर होती हैं। लाइक कह लें कि उसमें टीम वर्क में और इस तरह की सेलिब्रेटिंग सक्सेस या डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें लाई करी होती है। लेकिन जब वो कैंडिडेटनेस का पूछेगा तो ये ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वो जो सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, या कह लें कि ये जो टॉपिक है आपके पास, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये शॉर्ट लॉन्ग में तो आता ही है, लेकिन इसमें से आपके काफ़ी सारे MCQs भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर कैंडिडेटनेस के अलावा वो किसी एट्रीब्यूट या क्वालिटी का पूछ लेता है, सो मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आपने एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है इस मॉड्यूल को। अच्छा, फिर आ जाता है MCQ नंबर 6, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर असाइनिंग एड्रेसेस डायनामिकली। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने CS 610 में पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स में कि IP एड्रेसेस को जो है ना असाइन करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम स्टैटिकली उसको असाइन कर सकते हैं या फिर डायनामिकली कर सकते हैं। तो अगर वो डायनामिकली पूछ रहा है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, हम DHCP प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करते हैं। फिर 27th MCQ है, विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम होती है उसके पास ऑनरशिप होती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की। ठीक है, फिर 28th MCQ है, विच रूल्स आर मेंशन्ड रिलेटेड टू C++ सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्वेश्चन है, इसमें 10 रूल्स हैं टोटल। फिर उसके बाद है हुज गोल इज़ टू परफॉर्म इज़ द गोल ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट। यहाँ पे अब क्लियर नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऑडिट्स जब हम परफॉर्म करते हैं, जो एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर चलता है, उसमें जो है हम मेनली ये फोकस कर रहे होते हैं कि आपका की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक आपके नेटवर्क पे मौजूद कंप्यूटिंग सिस्टम्स और डिवाइसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टैंडर्ड से कितनी मिलती जुलती है। उसकी हम डिफरेंस शीट निकालते हैं कि कहाँ डिस्क्रिपेंसी कोई रहती है, कोई कमी रहती है, कहाँ पे नहीं रहती है, एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऑडिट्स परफॉर्म करने का एक मेन गोल जो है वो ये होता है। फिर 30th MCQ अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, विच टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आ जाता है IT ऑपरेशन टीम। अच्छा, अब ये कहाँ से MCQ बन रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको उसमें भी बताया था कि आपने जब भी फाइनल्स का जब भी होगा आपका पेपर, तो आपने क्या करना है कि आपके पूरे सिलेबस में, आपकी पूरी मॉड्यूल्स और स्लाइड्स में जो भी स्लाइड्स इस तरह वो टेबल्स की फॉर्म वाली हैं, वो अक्सर ही पेपर में MCQ शॉर्ट लॉन्ग में आ जाती होती हैं। तो आपने इस तरह की स्लाइड्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आपने वो टेबल्स वगैरह टाइप की जो स्लाइड्स हैं वो अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ये सारे MCQs वहीं से बने हुए हैं। फिर 31st MCQ है, इन असेसमेंट टेस्टर हैज़ फुल एक्सेस टू ऑल इंटरनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। तो ये जो वाइट बॉक्स असेसमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि जो लाइक लीड कर रहा होता है, जो भी पर्सनल है इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उन या सिक्योरिटी टेस्टिंग में जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं वाइट बॉक्स असेसमेंट में, उन्हें टारगेट की या होस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। ठीक है, एक्सेस होती है उन्हें सारी। तो ये वाइट बॉक्स असेसमेंट। इसी तरह एक बग बाउंटी थी। बग बाउंटी में मैंने आपको ये बताया था कि जो वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक कंपेन जो है वो लॉन्च करती हैं या इनवाइट करती हैं वो डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को, कि वो आएँ और बग्स उनके सिस्टम में से फाइंड करके दिखाएं। और फिर जो बग्स और एरर्स और सिक्योरिटी होल्स फाइंड करके दे देता है, उसको जो है वो बाउंटीज़ या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये डिफरेंट असेसमेंट्स की टाइप्स हैं, और ये असेसमेंट टाइप्स जो हैं वो आपने याद रख लेनी है शॉर्ट के लिए और MCQs के लिए। ठीक है,
फिर आ जाता है विच असेसमेंट इज़ डिज़ाइन टू डिटर्मिन वेदर एन अटैकर कैन अचीव स्पेसिफिक गोल्स फेसिंग योर करंट सिक्योरिटी पोस्चर। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसे हम कहते हैं एथिकल हैकिंग, ठीक है। पेन टेस्टिंग भी इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, या फिर एथिकल हैकिंग। और इसका मेन गोल यही होता है कि जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो खुद से थोड़ी देर के लिए अटैकर के शूज़ पहन के समझ लें, लाइक खुद से वो अटैकर की तरह बिहेव करता है और हैकर की तरह बिहेव करता है, और वो अपने सिस्टम में ही मौजूद सिक्योरिटी वीकनेसेस फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो आपका करंट वर्जन है, जो आपका करंट सिक्योरिटी पोस्चर है, अगर उसको सच में कोई अटैकर, सच में कोई हैकर हैक करेगा, तो उसको कौन कौन से वीक एरियाज जो हैं वो फ़ौरन से मिल जाएंगे और वो उनको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकेगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या यहाँ पे एथिकल हैकिंग भी इसे हम कहते हैं, या पेन टेस्टिंग, ठीक है। फिर आ जाता है विच आर द की बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके क्या की बेनिफिट्स होते हैं। तो एक तो अटैक्स प्रिवेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके सिस्टम में है कि जो आपका सेटअप है वो सारा रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा पिलफरेज वगैरह से जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, फ्रॉड और पिलफरेज से। और पिलफरेज मैंने आपको बताया था इट्स अ काइंड ऑफ रॉबरी और स्टीलिंग, ठीक है। फिर 34th MCQ है विच एक्शन इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग गुड सिक्योरिटी पोस्चर एंड हैव अ स्कोर हायर देन 85%। तो उसके लिए हम ये मेक श्योर करते हैं या उसे रिकमेंड करते हैं दैट गो फॉर ISO 27001 सर्टिफिकेशन। और ये मैंने आपको बताया, इसको हम गोल्डन स्टैंडर्ड या गोल्डन फ्रेमवर्क कहते हैं। और ये एक सर्टिफाइड जो है वो पूरी एक फर्म है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कल्चर को मज़ीद हार्डन करने के लिए बेनिफिशियल रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 35th MCQ वर्जन ऑफ कंट्रोल सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट्स शुड बी अप्लाइड ऑन द नेटवर्क डिवाइसेस। अब कौन सा वेरिएंट आपने अप्लाई करना है डिवाइसेस पे सिक्योरिटी का। जाहिर सी बात है कि जो लेटेस्ट भी होगा और स्टेबल भी होगा, क्योंकि लेटेस्ट होना काफ़ी नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि जो लेटेस्ट वेरिएंट आता है वो आपकी सिस्टम में मौजूद बाकी एप्लीकेशंस और बाकी डिवाइसेस के साथ जो है वो कंपेटिबल नहीं होता, वो कंप्लाइंट नहीं होता उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए फिर हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि भाई लेटेस्ट तो वेरिएंट हो लेकिन वो स्टेबल भी हो। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटीग्रेट हो आपके सिस्टम में, इनकॉर्पोरेट हो, तो ये ना हो कि जो पहले से एप्लीकेशंस मौजूद हैं दे फॉल अप प्रे टू अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैक्स और अटैक्स, ठीक है। तो इसलिए इस बात को मेक श्योर करते हैं कि लेटेस्ट स्टेबल वेरिएंट जो है वो आपने इंप्लीमेंट करना है या अप्लाई करना है। सो द नेक्स्ट MCQ ओवर हेयर इज़ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर आर ड्यू टू। सो इफ़ यू डू रिमेंबर, हमने मिड टर्म्स में भी देखा था, फाइनल्स में भी आ गया कि हमारा जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का पोस्चर है, सिक्योरिटी पोस्चर, वो वीक तो है। अब वो किस वजह से है? वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से है, ठीक है। उसके अलावा हम रिएक्टिव हैं, सुपरफिशियल हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हम गवर्नेंस जो है वो ओवर किल करती है, कि हम ज़्यादा रिलाई गवर्नेंस पे करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपके फोर्थ स्टेज पे है, फर्स्ट सेकंड को हम इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी जो है वो रीजंस हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ फंड्स और लैक ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है लैक ऑफ अवेयरनेस। अच्छा जी, अब आ जाता है द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नीड्स टू बी। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको रिव्यू वगैरह कब करना है? 1 in 3 years के हर 3 साल बाद, या फिर हर 5 साल के बाद एक बार, या फिर उसको बस ड्रॉर में लॉक कर देना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वक्त गुजारने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की और ओवरऑल इंटरनेट की कह लें, या जो भी कल्चर होता है सिक्योरिटी कल्चर, उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स जो हैं वो अपग्रेड हो रही होती हैं, ज़्यादा हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। तो उन डिमांड्स और चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए हमें नई से नया अपडेटेड वेरिएंट चाहिए होता है पॉलिसी का, उनको उसको रिव्यू करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसका ड्रॉर में रख के कॉन्फिडेंशियल तो हम रख नहीं सकते। फिर हर 3 साल के बाद या हर 5 साल के बाद भी नहीं अपडेट करना होता। आपने उसको रेगुलरली रिव्यू करना है और उसको अप्रूव करना है कि कोई भी चेंज आ जाता है तो आपने उसको जो है वो फ़ौरन से अप्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज की बात आ गई है, तो दो तरह के चेंजेस होते हैं। अगेन आपके टॉपिक का एक पार्ट कवर हो जाएगा। एक है नॉर्मल चेंजेस एंड देन यू हैव इमरजेंसी चेंजेस, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे पॉलिसी जो है वो कब चेंज होती है? जब कोई आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड चेंज होता है, या फिर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है, या कोई चेंज ज़रूरी होता है। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट जो है वो चीज़ें। अच्छा, फिर 38th MCQ इन केस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेज मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें, उसमें जो मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए जो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो है हमारे पास SBP, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, और ये पैमरा तो जो है वो हमें पता है कि आपके पास जो है वो मीडिया और पे जो भी कुछ पब्लिश होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या ओवरऑल उसको कवर करता है। PTA जो है वो
आपके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करने के लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे वो PTA अप्रूव्ड आपने अक्सर सुने होंगे, iPhones एंड ऑल दैट। अच्छा, फिर 39 आ जाता है इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स रिक्वायर्स मेकिंग ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट। अब ये क्या है, ये CIS के टॉप 20 कंट्रोल्स या बेंचमार्क्स हैं, जिनमें से हम फर्स्ट 5 की बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने देख लेना है। तो ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट में को हम डील कर रहे होते हैं किसमें, ये जो आपके पास सेकंड आई थिंक कंट्रोल है, इन्वेंट्री ऑफ ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कंट्रोल का, ठीक है। फिर 40th MCQ है, विच प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड व्हेन सेटिंग अप अ यूज़र इन डेटाबेस। तो डेटाबेस जब हम कोई सेटअप करते हैं, ठीक है, और उसमें किसी यूज़र को हम लाइक कोई ग्रांट या प्रिविलेजेस या परमिशंस दे रहे होते हैं, कोई एक्सेसेस दे रहे होते हैं, तो हमने वहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज जो है वो यूज़ करना है कि आपने हर एम्प्लॉय को, हर स्टाफ मेंबर को सिर्फ उतनी ही प्रिविलेजेस और उतनी ही ग्रांट्स एक्सेस करनी है जितनी की उसको ज़रूरत है, ठीक है। सो आपने कोई एक्सीडिंग कोई प्रिविलेजेस जो है वो उसको नहीं देनी, लीस्ट प्रिविलेज का आपने प्रिंसिपल यूज़ करना है। और इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका जो डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बिग डेटा पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूज़र को, हर एंड यूज़र को, हर एम्प्लॉय को अगर सिर्फ उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही प्रिविलेज और एक्सेस मिलेगी, तो क्या होगा कि आपका सिस्टम जो है वो वल्नरेबिलिटीज़ पे एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MCQ नंबर 1 to 40। और ये जो फाइल थी इसको आपने अच्छे से देख लेना एक बार MCQs की, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि वो जो आपके स्लाइड्स में वो वाली स्लाइड्स हैं जो टेबल टाइप हैं, वो लॉन्ग में भी आ जाती हैं, आ जाती होती हैं, शॉर्ट में भी और MCQs में भी, उनको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सो इन MCQs में अगर कोई मैंने रॉन्ग मार्क किया हो या इसमें अगर आपको कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन लग रही हो, so you can always drop a comment. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.